हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल टैक्स वे ग्लोबल में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दैट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। तो अभी जीएसटी में क्या है कि कुछ केस स्पेसिफाइड हैं जहां पर आपको कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है। तो क्या क्या वो केसेस हैं वो इस सेक्शन में बताया गया और वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है आपके सामने अभी, तो वो लिखी गई है। और notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 22, जो कि बताता है कि रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये उसको ओवर रूल करता है। उसमें लिमिट्स बताई गई हैं, तो जो 20 लाख या 40 लाख की लिमिट है, लेकिन ये उनको भी ओवर रूल करता है। इसमें क्या है कि अगर आप इस तरह की ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। तो क्या क्या है इसमें, 12 पॉइंट्स हैं। एक बार हेडिंग पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके बाद एग्जाम्पल्स और डिटेल में एक बार उसको रीड कर लेंगे। तो पर्सन मेकिंग यानी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तब आपको कराना है। दूसरा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। ये क्या होते हैं वो भी हम आगे एक बार कवर कर लेंगे। The person who are required to pay tax under reverse charge. रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को टैक्स पे करना होता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना है आरसीएम में जो लाइबल है टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए। Then fourth, person who are required to pay tax under subsection 5 of section 9, जो कि बताता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के पॉइंट है सेक्शन 9(5) का। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 9(5), मतलब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो लाइबल होते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है और टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है इंडिया में, देन उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। सिक्स्थ है, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, जो की बात करता है टीडीएस। टीडीएस अगर डिडक्ट करने की लायबिलिटी है जीएसटी में किसी पर्सन पर, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेवेंथ, पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। एज एन एजेंट या अदरवाइज अगर आप किसी के बिहाफ पे टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, देन भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा 8 पॉइंट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी कराना है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद 9th पॉइंट है, पर्सन हु सप्लाई गुड्स सर्विस और बोथ अदर देन द सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9(5), द ई-कॉमर्स ऑपरेटर, through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। अगर सेक्शन 52 में ई कॉमर्स को टीसीएस कलेक्ट करना है, तो पर्सन जो कि उस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, जो टीसीएस में मतलब जिसको टीसीएस पे करने की लायबिलिटी है, देन उन पर्सन्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 10th है, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब दोनों को हो गया, जो पर्सन उसके थ्रू सप्लाई करेगा जिस पर टीसीएस की लायबिलिटी है कि टीसीएस उसको जमा कराना होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। और 10th पॉइंट में क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि टीसीएस पे करने के लिए लायबल है। तो दोनों ही पर्सन इस तरह के कवर हो गए, उनको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया से कोई पर्सन इस तरह की ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डाटाबेस की सर्विस रिट्रीवल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू ए पर्सन इन इंडिया, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। 12th पॉइंट क्या है, सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई इसी तरह के पर्सन को जो नोटिफाई कर देती है तो उनको करना। तो ये तो हमने एक बार
ओवरव्यू कर लिया कि कौन कौन से ऐसे 12 पर्सन हैं जो स्पेसिफाइड है जिनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अब आ जाते हैं थोड़ा डिटेल में इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट इज क्या है, पर्सन मेकिंग एन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट वही हमारी जो सर्विसेज के केस में 40 लाख है ना, सॉरी गुड्स के केस में जो है 40 लाख है और सर्विसेज के केस में 20 लाख है। लेकिन अभी यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है। पर्सन मेकिंग एन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। एक्सेप्शंस क्या है कि सर्विसेज के केस में जो है एग्जम्पशन है, मतलब जो है उसमें बताया गया है पर्सन मेकिंग एन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 20 लाख और 10 लाख। मतलब अगर उनकी टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं की है तो सर्विसेज अगर आप सप्लाई करें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। लेकिन अगर आप यही गुड सप्लाई कर रहे हैं तो चाहे थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस की है या नहीं की है, अगर आपने एक भी बिल किया है, एक भी टैक्सेबल सप्लाई आपने करी है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन किए, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। और दूसरी एग्जाम्पशन किसके केस में है, इंटर स्टेट टैक्स सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में भी एग्जाम्पशन कहाँ तक है, थ्रेशोल्ड लिमिट तक है। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट तक आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर रहे हैं या इंट्रा स्टेट कर रहे हैं तो कंबाइंड मिलाकर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस नहीं हो रहा है, देन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। तो ये हमारा हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमने पूरा कवर कर लिया और उसकी क्या क्या एक्सेप्शन हो सकती है वो भी बता दिया। सेकंड आ जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं रहेगी इनमें, इस केस में भी। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो वही समझना पड़ेगा। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है मीन्स अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजैक्शंस इन अ स्टेट where he has no fixed place of business. Suppose इसमें कौन सा केस आएगा, लाइक जैसे हम हरियाणा में रजिस्टर हैं और दिल्ली में ट्रेड फेयर लग रहा है, तो इस तरह के पर्सन जो है जो दिल्ली में जाकर जो सप्लाई करेंगे वो जो हो गया, क्या हो गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। टैक्सेबल सप्लाई किसमें कर रहा है, किसी और स्टेट में कर रहा है, तो इस तरह के हो गए। Suppose Mr. X registered in Maharashtra participates in trade fair in Karnataka and making taxable supply from there. He will be a casual taxable person and are required to take mandatory registration in Karnataka. तो जब कर्नाटका में वो ट्रेड फेयर लगा रहा होगा तब उसको क्या है, एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। एक्सेप्शन क्या है, वही हैंडीक्राफ्ट गुड्स की। पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कैजुअल रजिस्ट्रेशन if they supply goods outside the state and the aggregate value of their supplies on all India basis, मतलब चाहे इंट्रास्टेट है इंटरस्टेट है, दोनों ट्रांजेक्शन्स मिलाकर वो जो है थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख या 10 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है तब उसको जो है नहीं मतलब रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट तक जो है आपको नहीं लेना है, बट अदर गुड्स में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको मैंडेटरी है ट्रांजैक्शन, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पर ही उसको जो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अब क्या है कि एक और इसमें बताया गया है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस पे क्या है कि अभी सेल हुई नहीं है, जब गुड्स हो जाएंगी अप्रूव हो जाएगी तब जो है सप्लाई मानी जाती है। इस तरह की गुड्स जो है उसके केस में इसको मतलब थोड़ा सा सर्कुलर नंबर जो है ये इसके थ्रू इसको कह दिया गया, इस केस में नहीं लेना है जब अगर गुड्स जो है मूवमेंट हुई है गुड्स की ऑन अप्रूवल बेसिस। तो एक बार रीड कर लेते हैं क्या कहता है ये।
CBSE White Circular number 10/10/2017 in GST dated 18th October stated that in case of movement of jewelry or any goods, ज्वेलरी के लिए बताया गया लेकिन सभी गुड्स पर ये है applicable. On approval basis, the suppliers are not able to ascertain their actual supply. आप actual supply नहीं बता सकते कि हो रही है या नहीं. While ascertainment of tax liability in advance is mandatory. तो एज एक ये मैं बता देते हैं आपको पॉइंट कि जो रजिस्ट्रेशन होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए, उसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन लेने से पहले ही आपको जो है टैक्स लायबिलिटी पे करनी होती है, और जो तो इसमें जो है एक्चुअल एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आपको पे करनी होती है. तो अगर वो आपकी सप्लाई आप सर्टेन ही नहीं हो कि ये सप्लाई होगी या नहीं होगी जो अपने अप्रूवल बेसिस पे, तो आप वो टैक्स लायबिलिटी नहीं पे कर सकते हो. इसीलिए क्या किया गया है कि इन केसेस में जो है जो है रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी नहीं की गई है. तो क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसको अपनी टैक्स लायबिलिटी एक एस्टिमेट बतानी होती है और वो पे करनी होती है रजिस्ट्रेशन से पहले ही. Hence, it is clarified the goods which are taken for supply on approval basis can be moved from one place of business of registered supplier to another place within the same state or to a place outside state on a delivery challan along with the e-way bill wherever applicable, and invoice may be issued at the time of delivery of goods. इसमें thus casual taxable person registration not required for movement of goods on approval basis. अभी क्या हो गया कि आप within state गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस भेज रहे हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस भेज रहे हैं, तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है. It is further clarified that all such supply where the supplier carries goods from one place to another and supplies them in a different state will be an interstate supply and attract integrated tax in terms of सेक्शन 5 ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट. लेकिन मान लो एक जो सप्लायर है वो गुड लेकर चला गया दूसरे स्टेट में और वहां पर जो है उसकी सेल ट्रांजैक्शन हो गई, अप्रूव हो गई, तो सप्लाई की आ गई, तो वो जो इनवॉइस करेगा वो इंटरस्टेट सप्लाई वाला करेगा. एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बिल जो है वो इंटरस्टेट IGST पे करना होगा उसको. ठीक है, अभी हमारे पास ये क्या कंक्लूजन निकलता है इस पूरे जो पैराग्राफ का है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है ऑन अप्रूवल बेसिस, तो क्या है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जो है उसको रजिस्ट्रेशन लेने से पहले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को उसको अपनी जो है असेसमेंट करनी होती है, अपनी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, और एस्टिमेटेड लायबिलिटी पे करके ही वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है. और वो रजिस्ट्रेशन जो है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है, 90 डेज के लिए होता है, और फर्दर आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो. तो ये रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही थी, इसलिए मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर जो है रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी नहीं किया गया है.